स्टार्ट। ओके चलिए आइए ध्यान से देखिएगा, मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं आज, है ना। एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपके फिजिक्स का। इससे पहले हमने 2 चैप्टर के ऊपर बात किया है। एक हमने आपको बताया था वेक्टर के ऊपर, जिसका हमने दोबारा आपको पढ़ा करके उसका रिवीजन भी करवा दिया। ओके, और जो सेकंड चैप्टर अपने पास था, हमने यूनिट डायमेंशन के ऊपर बात किया था। यूनिट डायमेंशन आपको पूरा पढ़ा दिया गया, ठीक है। टेस्ट के लिए कौन से चैप्टर का टेस्ट दोगे? वेक्टर का टेस्ट दो। कौन सा दिन दोगे? संडे को। संडे, मंडे, ट्यूसडे, फॉर सैटरडे, कौन सा दिन दोगे? संडे को टेस्ट दोगे। चलिए ठीक है। नहीं, कल बच्चे बोले थे वेक्टर पढ़ाया नया ना, तो वेक्टर ले लीजिए। वेक्टर का फिर अगले संडे को यूनिट एंड डायमेंशन का दे देंगे। एज यू विश। आप क्या बोल रहे हो? वेक्टर टेस्ट है अपना संडे को, याद से, ठीक है। संडे को टेस्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। संडे टेस्ट है आपका, टॉपिक आपका वेक्टर है, याद रखिएगा, ठीक है सर। चलिए आइए आज स्टार्ट कर। हाँ, एमसीक्यू रहेगा, नीट और जेईई लेवल का रहेगा। आसान आसान जैसा पढ़ाया गया है उसी के बेसिस पे क्वेश्चन रहेगा, डीपली और अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे। खैर आज सुनना ध्यान से, आज स्टार्ट करेंगे बेटा मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे। एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है अपना मैकेनिक्स, राइट है सर। आइए सबसे पहले कंटेंट्स के ऊपर बता देते कि कैसे कैसे आपका चैप्टर फ्लो करेगा मैकेनिक्स के अंदर, राइट है सर, ठीक है। आ जाओ। तो हम क्या करेंगे भाई साहब, मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स बोलते हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पूरे फिजिक्स का सबसे कोर है, जिसका इसके ऊपर जितना ज्यादा कमांड होगा उसको फिजिक्स उतना आसान लगेगा। बात समझ में आ रही? उसको फिजिक्स को समझने में उतना आसान लगेगा। हर जगह इसका यूज है, 12वीं में भी, 11वीं में भी, हर जगह इसका यूज करते हैं मैकेनिक्स का, ठीक है ऐसा। तो मैकेनिक्स के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स अपने पास आता है, ठीक है ऐसा। तो कौन से चैप्टर्स आते हैं अगर मैं लिखना चाहूं तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? आपको कंटेंट्स लिख दे रहा हूं, ठीक है ऐसा। आप मेरे साथ लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कंटेंट्स। कंटेंट्स में लिखेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या बेटा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके। सेकंड आपके पास हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मोशन इन प्लेन। ओके ऐसा। इसी मोशन इन प्लेन में एक अपने पास टॉपिक होगा जिसे हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन। इसी के अंदर आता है रिलेटिव मोशन पढ़ते हैं, ओके। और जो चौथा आपके पास हम पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स, बात समझ में आ रही? चौथा जो हम लोग पढ़ेंगे फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। लिखना स्टार्ट करो, राइट है साहब। फोर्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे 5वां नंबर पे, वो हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद फ्रिक्शन फोर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फ्रिक्शन पढ़ेंगे। और 6 नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे फोर्स। फोर्स मतलब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है। पहले फोर्स अपने पास मतलब इसको सेकंड कहते हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कहते हैं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, इसके अंदर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हम लोग पढ़ते हैं ऐसा। उसके बाद फ्रिक्शन पढ़ते हैं। फ्रिक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। ये सारे चैप्टर्स के नाम है, समझ में बात आ रही है? सर्कुलर मोशन। और जो 7 नंबर पे अपने पास रहेगा वो हमारा रहेगा सेंटर ऑफ मास। क्या बेटा? सेंटर ऑफ मास। उसके बाद पढ़ेंगे, चाहे सेंटर ऑफ मास को पहले छोड़ते हैं, पहले वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन के बाद। ज्यादा अच्छा होगा फ्रिक्शन के बाद वर्क पावर एनर्जी पढ़ ले, फिर हम लोग पढ़ लेंगे सर्कुलर मोशन, ज्यादा अच्छा होगा। तो फ्रिक्शन के बाद पढ़ लेते हैं वर्क पावर एनर्जी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी के बाद 7 नंबर पे सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन। उसके बाद 8 नंबर पे पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास। क्या पढ़ेंगे बेटा? सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे। उसके बाद 9 नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन या फिर रिजिड मोशन, रिजिड बॉडी मोशन, रोटेशनल मोशन। ये सारे के सारे जो चैप्टर्स आपके पास हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, रिलेटिव मोशंस, ओके, फोर्स, ओके, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन, ये सारे के सारे इसके चैप्टर्स हैं। मतलब 9 लगभग आपके इसके चैप्टर्स आएंगे, ठीक है ऐसा। ये एक लंबा सेगमेंट अपने पास, इतने सारे चैप्टर्स हम लोग को कवर करना है। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? मैकेनिक्स कहलाते हैं, ओके। ये सारे के सारे मैकेनिक्स कहलाते हैं। उसके बाद फिर आगे चलता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह इस तरह से चलेगा, राइट ऐसा। ये सारे के सारे आपके कंटेंट्स हैं, ओके। तो मैकेनिक्स के अंदर इतने आता है। सारा आप अगर देखेंगे तरह तरह के आपको फोर्स पढ़ने के लिए मिलेगा, और मोशन के ऊपर स्टडी करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन पे बात करेंगे, ठीक है ऐसा, ओके राइट। आपने लिख लिया कैसे? ठीक, लिख रहे हो तो लिख लो इसको, वीडियो पॉज कर दे।
चलिए स्टार्ट है, आ जाओ। देखिए बेटा मैकेनिक्स होता है क्या है, उसको हम लोग डिफाइन करेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे धीरे धीरे। आ जाओ। इसका मतलब ये जितने भी चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे उसके अंदर टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन देखेंगे। अलग अलग टाइप्स के हम लोग क्या देखेंगे, मोशंस देखेंगे सारे चैप्टर्स के अंदर में, ठीक है। एक बहुत बड़ा सेगमेंट है आपका, ओके। चलिए अब यहां ध्यान से देखिए, ये जो मैकेनिक्स आपके पास है, ये मैकेनिक्स क्या होता है? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज अ, लिखते चलो कहानी, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals study of motions, study of motion. It is a branch of physics which deals study of motions, study of motion of body or of particles, study of motion of a body or a particles. मोशन की स्टडी को मैकेनिक्स कहा जाता है। बात समझ में आ रही? मोशंस की स्टडी को जो पढ़ते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स, राइट है साहब, ठीक है। इस मैकेनिक्स को हम लोग क्या करते हैं? दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। मैकेनिक्स इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपके पास आता है काइनेमेटिक्स, एक आपके पास आता है काइनेमेटिक्स, दूसरा आपके पास आता है डायनामिक्स। क्या आते हैं बेटा? डायनामिक्स। दो तरह के अपने पास आते हैं। पहला आपके पास आता है काइनेमेटिक्स, दूसरा आपके पास आता है डायनामिक्स। इस वाले काइनेमेटिक्स में क्या होता है? स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन। उस बच्चे को बोला थोड़ा आहिस्ता बोले। स्टडी ऑफ मोशंस, स्टडी ऑफ मोशन, या फिर उस क्लास में चला जाए, या फिर अच्छा बोल, आहिस्ता बोल। स्टडी ऑफ मोशन, study of motion without knowing cause of motion, study of motion without knowing cause of motion is known as kinematics, okay। दूसरा आपके पास है, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आप लिखेगा, स्टडी ऑफ मोशन considering cause of motions, with considering cause of motion is known as dynamics, ओके। आप इसको लिखिए, फिर आपको हम समझाएंगे क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। देखो जी ध्यान से देखिए और समझिएगा बात को। हम किसकी बात कर रहे हैं? मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। आइए सुनिए ध्यान से क्या होता है। देखो जी मैकेनिक्स के अंदर क्या स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ मोशन। जब भी हम मोशन की स्टडी करेंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स बोलते हैं। या फिर मोशन के अंदर, मैकेनिक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं? मोशन की स्टडी करते हैं। मोशंस आपके बहुत डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। कैसे कैसे मोशन हो सकते हैं? एक मोशन आपके ऐसा हो सकता है कि मोशन आपका स्ट्रेट लाइन मोशन हो, जैसे आपको समझा रहे, सुनिएगा ध्यान से। कितने टाइप्स ऑफ मोशन हो सकते हैं? माना आपके पास ये रोड है, या आपके पास एक रोड है और इस रोड पे सुनिएगा कोई गाड़ी आपके पास है, ऐसा ये आपका कोई गाड़ी ऐसा, ये गाड़ी इस तरह से स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, तो क्या ये गाड़ी इस रोड पे गोल गोल घूम के जाता है कि बिल्कुल सीधा जाता है? तो भाई साहब ये जो गाड़ी आपके पास है स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है ना, तो ये मोशन गाड़ी का कौन सा कहलाएगा बेटा? स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन मोशन, राइट है साहब। स्ट्रेट लाइन मोशन भी अपने पास दो तरह के हो सकते हैं। एक आपके पास हो सकता है यूनि डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो गाड़ी आपके पास है सिर्फ और सिर्फ इसी डायरेक्शन में जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, पीछे नहीं आएगा। तो तब एक ही डायरेक्शन में मोशन करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? यूनि डायरेक्शन। क्या बोलेंगे इसको? यूनि मतलब एक डायरेक्शन, तो यूनि डायरेक्शन। ये ऐसा भी मोशन कर सकता है सर जी कि सर आगे भी जा सकता है और पीछे भी जा सकता है। कार आपका आगे भी जा सकता है और पीछे भी जा सकता है। तो क्या ये जो भी आगे जाए चाहे पीछे जाए, ठीक है, चाहे आगे पीछे दोनों जाए, चाहे एक तो तरीका ये हो सकता है सिर्फ आगे जाएगा, दूसरा हो सकता है सिर्फ पीछे जाएगा, तीसरा आपके हो सकता है कि आगे पीछे दोनों जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये सारे के सारे मोशन क्या स्ट्रेट लाइन मोशन है? क्या
क्या सारे के सारे मोशन एक स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है क्या? तो इस मोशन को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मोशन हम लोग पढ़ेंगे। या आपका पहला अपने पास क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। आप ऐसा देखते होगे जैसे आपके पास, हमारे पास कोई स्टोन है, कोई ढेला है, राइट? ऐसा हमने इसको ऐसे थ्रो किया तो क्या ढेला ऐसे करके ऐसे जाता है? आप देखते होगे ना भाई साहब, आप किसी चीज को जैसे भाला वाला फेंकता है नीरज चोपड़ा, तो उसी तरह से जब आप देखते हो उसका कैसा मोशन होता है, उस मोशन को क्या बोलते हैं? ये जो मोशन आपके पास ऐसे होते हैं, जो हम इस तरह से फेंकते हैं, तो ये मोशन आपका कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या कहलाता है ये? प्रोजेक्टाइल मोशन। बात समझ में आ रही? ठीक है ऐसा। तो ये भी आपके पास एक तरीके का मोशन है। तो ये सेकंड टाइप का मोशन हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन इन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, है ना? ध्यान से देखिएगा, हम आगे सब पढ़ाएंगे, टॉपिक का नाम ही लिखेंगे, पहले तुम समझो ये एक स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है, तो ये कैसा मोशन है बेटा? स्ट्रेट लाइन। अब इसी तरीके से इसी ग्राउंड पे एक बंदा खड़ा हुआ है, सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे एक अपने पास कोई पार्टिकल्स, कोई बॉडी है, इसको हमने ऐसे करके ऐसे फेंका, यहां जाकर के गिरा। बात समझ में आ रही है? तो क्या ये मोशन एक स्ट्रेट लाइन पे है क्या? नहीं। क्या ये मोशन एक स्ट्रेट लाइन पे क्या? नहीं। तो भाई साहब ये कैसा मोशन कहला रहा है? क्या देखो ध्यान से बता रहे हैं, सुनना ध्यान से। ये वाला जो मोशन अपने पास है बेटा स्ट्रेट लाइन पे, तो क्या ये एक ही डायरेक्शन में, क्या एक ही एक्सिस पे चल रहा है? एक्स एक्सिस पे चल रहा है? क्या ये एक्स एक्सिस पे चलेगा? सिर्फ एक लाइन पे चलेगा, तो एक्स एक्सिस पे चल रहा है। अगर यही अपने पास अगर ऊपर नीचे जाता है, ऐसा मानते हैं कि कोई रॉकेट आपके पास है इस तरह से, वो सिर्फ और सिर्फ इसी लाइन पे चलेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो क्या ये भी आपके पास स्ट्रेट लाइन मोशन है? बोलना भाई। ये भी आपके पास क्या है? एक एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, सिर्फ वाई एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है। क्या वो जेड एक्सिस के लॉन्ग भी जा सकता है कोई तीसरा पार्टिकल्स? जब एक ही स्ट्रेट लाइन पे चलेगा, जो भी अपने पास स्ट्रेट लाइन मोशंस करेंगे, एक ही लाइन पे चलेंगे, तो उसको क्या बोले? उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? स्ट्रेट लाइन मोशन बोलेंगे। ये आपके पास एक लाइन पे चल रहा है, तो क्या कहला रहा है अपने पास? ये स्ट्रेट लाइन मोशन कहला रहा है। ये किस तरह का मोशन है सर जी? अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, तो क्या ये लाइन पे चल रहा है क्या? नहीं। क्या ये अगर सोचेंगे तो क्या एक प्लेन पे चल रहा है क्या? कोई प्लेन पे चल रहा है क्या? प्लेन कैसे? तो आप इधर सोचे, इधर एक्स एक्सिस है, इधर आपके पास वाई एक्सिस है। अगर कोई पार्टिकल इस तरह से ऐसे गया, तो क्या ये एक्स वाई प्लेन पे गया क्या? क्या ये एक्स वाई प्लेन पे गया क्या? तो ये मोशन कैसा मोशन कहलाएगा? मोशन इन प्लेन कहलाएगा। कैसा बेटा? ये मोशन इन प्लेन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं 2D मोशन। क्या बोलते हैं इसको? 2D मोशन। और इसमें मोशन इन प्लेन में स्पेशल केस है, जिसको हम लोग ये क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहलाता है। कैसा कहलाता है ये? प्रोजेक्टाइल। सब आएगा धीरे धीरे। अभी सिर्फ आपको इतना टर्म्स हम बता रहे हैं कि मोशन का मतलब क्या। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे। कभी स्ट्रेट लाइन मोशन के साथ खेलेंगे, कभी प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ खेलेंगे, कभी सर्कुलर मोशन के साथ खेलेंगे। क्या सर्कुलर मोशन भी तो हो सकता है ना भाई? कोई पार्टिकल्स है वो गोल गोल घूम रहा है, जैसे आपकी गाड़ी चक्कर मारती गोलंबर का गोल गोल, तो वो कैसा मोशन अपने पास होता है? सर्कुलर मोशन। बात समझ में आ रही है? तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो सकते हैं, सर्कुलर मोशन हो सकते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसा क्या रोटेशनल मोशन भी हो सकता है? कोई पंखा आपका गोल गोल घूम रहा है एक एक्सिस के अबाउट, ये भी आपका मोशन कर रहा है। ये पंखा गोल गोल घूम रहा है एक एक्सिस के अबाउट, ये भी अपने पास मोशन कर रहा है, तो ये भी मोशन है। तो ये कैसा मोशन अपने पास? रोटेशनल मोशन। बात समझ में आ रही है? मतलब डिफरेंट, ये जो हम मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करेंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन की स्टडी करेंगे। कभी स्ट्रेट लाइन के साथ खेलेंगे, कभी प्रोजेक्टाइल के साथ खेलेंगे, कभी सर्कुलर मोशन के साथ खेलेंगे। बात समझ में आ रही? तो इस तरह की टाइप्स ऑफ मोशन हो सकते हैं। बात समझ में आ रही? अब हमने क्या किया, इस मैकेनिक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक आपके पास आ रहा है काइनेमेटिक्स, दूसरा आपके पास क्या आ रहा है बेटा? डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स जब स्टडी करेंगे, जो पहला दूसरा चैप्टर आपके पास होता है वो हमारा काइनेमेटिक्स में आता है। जब हम काइनेमेटिक्स की स्टडी करेंगे, जब हम लोग काइनेमेटिक्स की स्टडी करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि हम मोशन की स्टडी करते हैं काइनेमेटिक्स में, बट इसमें जब स्टडी करते हैं तो कॉज ऑफ मोशन को सोचते नहीं है कि किसकी वजह से मोशन कर रहा है। अगर ये चीज अपने पास ऐसा रखा हुआ है, तो क्या ये अपने आप मोशन करेगा क्या? इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तभी तो मोशन करेगा क्या? बात समझ में आ रही है? तो जब हम लोग काइनेमेटिक्स की स्टडी करते हैं, तो सिर्फ मोशन से मतलब रखते हैं कि जब मोशन हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका स्पीड क्या, उसका डिस्टेंस क्या, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या, इन सारे चीजों से हम लोग मतलब रखते हैं। हम इस बात से कोई मतलब नहीं कि कौन मोशन उसको करवा रहा है, किसके वजह से मोशन हो रहा है। बात समझ में आ रही है? क्या फोर्स लग रहा है, तो कितना फोर्स लग रहा है, इन सब की स्टडी इसके अंदर हम नहीं करते। कोई भी बॉडी अगर मूव करेगा तो क्या इसमें फोर्स लगेगा तभी तो मूव करेगा। बच्चों प्लीज पेन ना चला। बात समझ में आ रही है? तो यहां देखिएगा, इस वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, काउस को नहीं लेते साथ में।
कॉज ऑफ मोशन को हम नहीं जानते, बस सिर्फ मोशन की स्टडी करते हैं। जब डायनामिक्स की स्टडी करते हैं, डायनामिक्स मतलब आपको कॉज ऑफ मोशन को भी साथ साथ में लेना है। अगर कोई बॉडी, जैसे ये बॉडी नीचे ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, तो भाई साहब क्यों गिर रहा है? एक कॉज है। क्या कॉज है? ग्रेविटी। बात समझ में आ रही है? तो जब इसकी स्टडी करेंगे तो ग्रेविटी को भी कंसीडर करेंगे कि कितना फोर्स लग रहा है। बात समझ में आ रही? ऐसा। तो दो तरह के हमने मैकेनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक काइनेमेटिक्स, दूसरा आपके पास है डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में बिना उसके रीजन को जाने हम लोग स्टडी करते हैं, सिर्फ उसका डिस्टेंस कितना हुआ, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी एक्सेलरेशन क्या है। बात समझ में आ रही? इन सब चीजों की स्टडी करते हैं विदाउट नोइंग द कॉज, बिना मोशन के रीजन को जाने, कौन करवा रहा है, कैसे हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, सब कुछ नहीं जानना है। सिर्फ मोशन के इफेक्ट को स्टडी करना है कि वेलोसिटी कितना, स्पीड कितना, डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना। बट जब डायनामिक्स की स्टडी करेंगे वहां पे आपको क्या करना है कि मोशन हो रहा तो मोशन में जो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब की स्टडी करना, साथ साथ में इसके कॉज का भी स्टडी करना है कि किसकी वजह से मोशन हो रहा है। जैसे ये मोशन हो रहा था भाई साहब, क्यों मोशन हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो। तो यहाँ पे कॉज कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो क्या ये नीचे आता? क्या नहीं आता ना भाई? अरे आता क्या? नहीं आता। तो जब अपने को मोशन के साथ साथ उसके कॉज का भी स्टडी करेंगे तो डायनामिक्स कहलाएगा। सिर्फ मोशन की स्टडी करेंगे तो क्या कहलाएगा? काइनेमेटिक्स। राइट? ऐसा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? काइनेमेटिक्स की स्टडी करते हैं। तो काइनेमेटिक्स में हमें कॉज से कोई मतलब नहीं, कॉज कौन है? फोर्स है, तो हमें फोर्स से कोई मतलब नहीं। बस काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या करेंगे? मोशन की स्टडी करेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इन सब चीजों की स्टडी करेंगे। बात समझ में आ रही है? ऐसा। तो ये काइनेमेटिक्स है। तो आइए ध्यान से देखिए, आगे लिखिए काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? काइनेमेटिक्स। जब हमारा काइनेमेटिक्स क्लियर हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? डायनामिक्स स्टार्ट करेंगे। ओके यार, चलो आज इसको बेटा आप क्या स्टडी करेंगे? काइनेमेटिक्स। आपने देखा मैकेनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक आपके पास काइनेमेटिक्स, मैकेनिक्स होता है क्या? स्टडी ऑफ मोशन। जहां भी मोशन हो रहा है उसकी स्टडी करना, किस तरह का मोशन है, बात समझ में आ रही? क्यों मोशन हो रहा है, किस तरह का मोशन है, उसके वजह से क्या असर पड़ेगा, क्या वेलोसिटी होगा, क्या डिस्टेंस होगा, क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या एक्सेलरेशन होगा, इन सब की स्टडी अपने पास क्या कहलाता है? मोशन, मैकेनिक्स कहलाता है। मैकेनिक्स को दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया, एक काइनेमेटिक्स, दूसरा अपने पास डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में हमको रीजन से कोई मतलब नहीं, बस मोशन जो हो रहा है मोशन की स्टडी करेंगे, किसकी वजह से हो रहा है, कौन करवा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। बात समझ में आ रही? और डायनामिक्स में दोनों चीज से मतलब है कि उसके रीजन को भी और साथ साथ में उसके रीजन, मतलब जो उसके रीजन, जो उसको मोशन करवा रहा है उसको भी स्टडी करेंगे। और जो मोशन की जो पैरामीटर्स हैं, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, सारी की स्टडी करते हैं। ठीक है सर? अब यहां देखना काइनेमेटिक्स को हम लोग क्या करते हैं। काइनेमेटिक्स, ये जो काइनेमेटिक्स अपने पास है इसको हम लोग कैसे स्टडी करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे इस काइनेमेटिक्स में? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आ रही? ये कैसा मोशन आपके पास है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, काइनेमेटिक्स में। राइट है साहब। स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब ये होता है कि इफ अ पार्टिकल मूव्स इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन, खुद बता रहा है इसका मतलब क्या। इसका दूसरा नाम होता है 1D मोशन। क्या कहते हैं इसको? 1D मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है ऐसा। मोशन इन स्ट्रेट लाइन मतलब ये होता है कि कोई बॉडी आपकी मूव करेगी, एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगी, एक लाइन पे। ठीक है ऐसा। जैसे हम बता रहे हैं आपको, सुनना, ये आपके पास हो गया बेटा एक्स एक्सिस, ये आपके पास हो गया वाई एक्सिस, और ये आपके पास क्या हो गया बेटा जेड एक्सिस। ऐसा माना कि आपके पास ये एक्स एक्सिस है, इसको पूरा बना लेते हैं। ये आपके पास एक्स डैश हो गया, ये आपके पास हो गए वाई डैश हो गए, और ये आपके पास क्या हो गया बेटा जेड डैश। सुनिएगा ध्यान से, कैटेगराइज करेंगे कैसे। अगर कोई बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है ऐसा, ठीक है, आगे जाए पीछे जाए, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पे मूव कर रहा है, तो क्या ऐसा कहलाएगा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहलाएगा, या फिर क्या कहलाएगा? 1D मोशन कहलाएगा। देखो जी, जब ये पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा, एक बात इंपॉर्टेंट है, अभी यहां पर है, फिर यहां पहुंचेगा, फिर यहां पहुंचेगा, फिर यहां पहुंचेगा। सुनिएगा ध्यान से, ये जब यहां अपने पास है, फिर यहां है, यहां, क्या जब ये स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा तो क्या सिर्फ और सिर्फ एक्स बदलेगा कि वाई भी बदलेगा कि जेड भी बदलेगा? जब ये स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा तो अच्छा मानो यहां पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, मन में सोच लिया, x1 0 0, यहां पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2 0 0, यहां पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, x3 0 0। ऐसा होगा क्या? क्या एक्स एक्सिस पे y 0 होता है? क्या एक्स एक्सिस पे जेड भी 0 होता है? क्या यहां पे जब पहुंचेगा माना तो x4 0 0, यहां पहुंचेगा तो x5 0 0। क्या अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है क्या?
सिर्फ एक्स एक्सिस पे मोशन कर रहा है तो क्या सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है कि वाई भी चेंज हो रहा है कि जेड भी चेंज हो रहा है? सिर्फ एक्स चेंज हो रहा है। इसका मतलब कोई बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन मोशन करता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट आपका चेंज होगा। कितने कोऑर्डिनेट्स? एक ही कोऑर्डिनेट, चाहे वो एक्स चेंज हो, चाहे वो वाई चेंज हो, चाहे वो जेड चेंज हो। बात समझ में आ रही है? तो ये मोशन जो अपने पास है बेटा क्या कहलाता है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहलाता है। ठीक है, ये आपके पास है, राइट? ऐसा मोशन स्ट्रेट लाइन का और भी नाम है। एक नाम तो मोशन स्ट्रेट लाइन खुद हो गया, दूसरा वन डी मोशन। वन डायमेंशन मोशन क्यों बोल रहे हैं? वन डी मोशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक ही डायमेंशन चेंज हो रहा है। जब ये जा रहा है लाइन पे तो क्या सिर्फ एक्स चेंज हो रहा है? बोलना भाई, क्या वो वाई भी चेंज हो रहा है क्या? क्या जेड भी चेंज हो रहा है क्या? नहीं। आ जाओ, अगर इसी मोशन में सोचेंगे तो अगर माना कि अपने पास ये रॉकेट है, कुछ भी जहाज वहाज जो सोचना ये, राइट? ऐसा क्या ये जब ऊपर जाएगा मेरे बच्चा, यहां जाए, यहां रहेगा तो क्या सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज अपने पास चेंज होगा? वाई 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 वाई, सब जगह वाई चेंज होगा, बाकी सब सेम होगा, राइट? ऐसा तो ये भी आपके पास क्या एक स्ट्रेट लाइन ऊपर नीचे जाएगा तो कि कौन सा मोशन है? ये स्ट्रेट लाइन मोशन। ये भी कैसा मोशन है बेटा? स्ट्रेट लाइन मोशन। आगे पीछे दोनों जा सकता है। तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन मोशन, ध्यान से देखिएगा। ये भी आपके पास कैसा बेटा? स्ट्रेट लाइन मोशन है। ठीक है, ऐसा अगर कोई जेड की तरफ चले आगे पीछे तो क्या ये भी अपने पास क्या स्ट्रेट लाइन मोशन है? इसमें भी सिर्फ और सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होंगे क्या? तो आइए, तो इसका तीसरा नाम भी अपने पास होता है रेक्टिलिनियर मोशन। क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। लीनियर मतलब क्या बेटा? सीधा। स्ट्रेट लाइन, रेक्टी मतलब बिल्कुल सीधा, राइट? ऐसा तो रेक्टिलिनियर मोशन ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन जो होते हैं। ठीक है, ऐसा तो तीन नाम से जाने जाते हैं। पहला चर्चा हम लोग इसी पे खूब करेंगे, मत दे, पूरा मौका देंगे लिखने का। 1 घंटा खड़े रहेंगे जब तक नहीं लिखेगा। बात समझ में आ रही? सिर्फ समझने आए हो, समझो। अभी स्टार्ट हो रहा है चैप्टर, 10 चैप्टर इसी पे डिपेंड करता है, 9 चैप्टर आपके शुरू के सब क्लियर्स होंगे, वैसे ही आपके सारे के सारे क्लियर्स होते चलेंगे। ठीक है, ऐसा आइए, तो हमने क्या बोला? सबसे पहले काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ेंगे? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में अपने पास है, सबसे पहले अपने पास है वन डायमेंशन मोशन, या फिर अपने पास कैसा है? रेक्टिलिनियर मोशन, या फिर इसका तीसरा नाम कैसा बेटा? मोशन स्ट्रेट लाइन। आइए, दूसरा टाइप के मोशन अपने पास जो पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में, ये हमारा पहले ही चैप्टर बन जाता है। ये जो पहला मोशन है ना, एक चैप्टर ही बन जाता है। और जो सेकंड आपके पास है बेटा, वो सेकंड वाला जो अपने पास है मोशन इन प्लेन कहलाता है। क्या कहलाता है? मोशन इन प्लेन। ओके, ये कैसा अपने पास है बेटा? मोशन इन प्लेन। कोई पार्टिकल्स ऊपर गया, ये पार्टिकल्स आपके पास है, आपने इसको ऊपर फेंका, सुनिएगा ध्यान से, आपने इसको ऐसा ऊपर फेंका, फिर ऊपर गया, बिल्कुल सीधा जाएगा, पेन मैंने इसलिए ऐसा कर रहा है। ठीक है, आपने ऊपर फेंका, बिल्कुल सीधा नीचे आया। क्या स्ट्रेट लाइन मोशन है क्या? क्या आप अगर सोचेंगे तो इसका एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा क्या? बोलना भाई। आपने ऊपर फेंका, ये लौट करके ऐसे आया, क्या एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है क्या? तो स्ट्रेट लाइन मोशन है क्या? वाई एक्सिस के लॉन्ग है क्या? ऐसे फेंक देंगे तो अपने पास जेड एक्सिस के लॉन्ग, ऐसे चला देंगे तो अपने पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग। ये सारे के सारे कैसा अपने पास मोशन? ये वन डी मोशन, राइट? ऐसा ये चीज अपने पास। खैर, मोशन इन प्लेन की बात करेंगे तो ये अगर पार्टिकल्स ऊपर जाता है, सुनिएगा ध्यान से, सब लौट के आएगा, ऊपर गया फिर लौट के नीचे आया, तो कैसा मोशन है बेटा? ये भी आपके पास कैसा है? स्ट्रेट लाइन। क्या एक ही लाइन के लॉन्ग गया और एक ही लाइन के लौट के लॉन्ग आ गया, राइट? ऐसा क्या एक ही कोऑर्डिनेट आपके चेंज हो रहे हैं? बात समझ में आ रही है? तो इस वाले केस में क्या होता है कि ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंज, ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंजेस, सिर्फ और सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट इसके चेंज होते हैं। समझ में बात आ रही? हाँ बोल, जल्दी बोल। ऊपर से आता हाँ नहीं, ऐसा होता नहीं। अब हम कैसे एक ही पे चढ़ा देते तो दिखता ना, ऐसे बना देते। चाह रहा कि ऐसा बनाइए आप, ऐसे गया ऐसे आया, यही ना? आप रियल में ऐसा ही होता, तेरे बोर्ड पे कैसे दिखाएंगे? इसलिए ऐसा नहीं कि बगल से, अगर बगल से ऐसे घूम के आएगा ना तो फिर प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, वो ढेला वाला केस हो जाएगा। ऐसे करके ऐसे फेंकेंगे, ये बात समझ में आ रही? प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। बिल्कुल सीधा गया और सीधा उसी रास्ते पे लौट करके आया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, राइट? आइए, मोशन इन प्लेन क्या होता है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सुनिए ध्यान से, ये मोशन प्लेन अपने पास क्या होगा कि प्लेन में मोशन होगा। कैसे बेटा? प्लेन में। आप क्या जानते हैं? इधर आपके पास होता है बेटा, ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस, या आपके पास है वाई एक्सिस, इधर अपने पास एक्स डैश, और ये आपके पास कैसा बेटा? वाई डैश। आइए सुनिए ध्यान से, इसमें क्या होगा? ये मोशन इन प्लेन है। पहला वाला क्या था? मोशन इन स्ट्रेट लाइन था, तो मतलब स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा था। जब मोशन इन प्लेन की बात करेंगे तो प्लेन पे मूव करेगा। प्लेन हमने आपको पढ़ाया था वेक्टर में, प्लेन कितना होता है? एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, कुछ ऐसा पढ़ाया था क्या? अरे 3 तरह का प्लेन पढ़ाया था ना। इसमें ऐसा होता है भाई साहब, कैसे कैसे मोशन हो सकते हैं? ऐसा अपने पास हो सकता है कोई पार्टिकल ऐसे करके ऐसे गया, ऐसे करके यहां से चला
लौट करके जब ये यहां से चला और यहां तक लौट करके आया, चाहे तो आप देखेंगे क्या इसके रास्ते में एक्स भी चेंज हो रहा है और वाई भी चेंज हो रहा है क्या? सुनिएगा ध्यान से। आपने यहां से करके इस तरह से इसको आपने मोशन कराया, तो क्या यहां पे कोऑर्डिनेट अपने को 0 0 है दोनों का? जी सर बिल्कुल सही है सर। यहां पे क्या कोऑर्डिनेट दोनों का x1 और y1 होगा क्या? क्या यहाँ पे कोऑर्डिनेट अपने पास x2 और y2 होगा? मतलब x भी बदल गया, y भी बदल गया क्या? यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो अपने पास x3 और ये y3 कुछ ऐसा होगा क्या? इसका मतलब हर जगह पे क्या x कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है और y कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है? इसका मतलब दो कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं क्या? कितने कोऑर्डिनेट्स? दो कोऑर्डिनेट्स बदल रहे हैं। ये इसका मतलब ये कैसा मोशन अपने पास है? मोशन इन प्लेन है। आप देखो क्या ये मोशन स्ट्रेट लाइन पे हुआ है? नहीं। क्या ये y पर हुआ है? नहीं। क्या ये z पर हुआ है? नहीं। क्या ये प्लेन में हुआ है क्या? अगर ये प्लेन में अपने पास इस तरह से ऐसे प्लेन में हुआ है बेटा, तो ये जो अपने पास है मोशन इन प्लेन, किसका एग्जांपल है? मोशन इन प्लेन, जिसमें x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों के दोनों चेंज, राइट? ऐसा आपके दूसरा एग्जांपल क्या हो सकते हैं कि कोई सर्कुलर मोशन अपने पास, ऐसा कोई सर्कुलर मोशन है, कोई इस तरह से गोल गोल घूम रहा है, तो क्या इस वाले केस में भी x और y दोनों बदल रहे हैं? क्या आपके x और y दोनों बदल रहे हैं? तो ये भी आपके पास कैसा मोशन अपने पास होगा? मोशन इन प्लेन, जिसमें दोनों कोऑर्डिनेट चेंज होगा, ये मोशन इन प्लेन कहलाएगा। जिसमें सिंगल कोऑर्डिनेट आपके चेंज होंगे, वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहलाएगा। ठीक है सर, राइट? ऐसा तो ये एग्जांपल्स आपके पास हो गए। ये आपका जो होता है इसका स्पेशल नाम होता है प्रोजेक्टाइल। मोशन इन प्लेन ही का पार्ट है प्रोजेक्टाइल। ढेला को फेंकने वाला जो पार्ट ये है मोशन, ये प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा मोशन है? ये आपके पास कैसा मोशन है? ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, जो मोशन इन प्लेन का एग्जांपल। ठीक है सर, ये गोल। इसके बाद सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, जो गोल गोल घूमते हैं, क्या एक प्लेन पे घूमते हैं ना, ऐसा ऐसे जाते हैं फिर ऐसे चलाते हैं, हवा में भी जाती है कार, फिर नीचे आता है, फिर जमीन, फिर हवा, ऐसा होता है क्या? जो आपके कार चलते हैं रोड पे, जब गोलंबर पे गोल गोल घूमता है तो कार हवा में जाता है फिर नीचे आता है, ऐसा होता है क्या? अरे कार आपने देखा तो गोल गोल घूमता है, क्या वो एक प्लेन पे घूमता है क्या? तो अगर आप सोचोगे कि अगर ये प्लेन, इस प्लेन का नाम आप क्या रखोगे? XZ प्लेन नाम रखोगे। इसका नाम क्या अपने पास होगा? XZ प्लेन। अगर ये XZ प्लेन है तो क्या कार गोल गोल इस पे घूमेगा? तो कौन कौन चेंज होगा? X और Z चेंज होगा, Y तो हमेशा इसका 0 होगा। XZ प्लेन पे तो Y हमेशा, क्या दो कोऑर्डिनेट इसका चेंज होगा? बात समझ में आ रही? ऐसा, राइट? ऐसा एक तीसरा अपने पास ये मोशन इन प्लेन, जिसका और दूसरा नाम होता है 2D मोशन। इसका और करके क्या लिखते हैं हम लोग? 2D मोशन। क्यों बेटा? इसके दो कोऑर्डिनेट आपके चेंज होते हैं। खैर, तीसरा टाइप का आपका मोशन होता है 3D मोशन, जो आपको पढ़ना नहीं है, 3D मोशन, राइट? ऐसा तो तीसरा आपके पास होते हैं बेटा 3D मोशन, या फिर कहते हैं और करके लिखेंगे मोशन इन स्पेस। मोशन इन स्पेस, समझ रहे बात को? 3D मोशन, ये कैसा मोशन? एक तो आपने पढ़ाया मोशन इन स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल लाइन पे ऐसे आगे पीछे जा सकता है, लाइन पे ऊपर नीचे जा सकता है, इधर उधर जा सकता है लाइन पे। बात समझ में आ रही? तो ये आपके मोशन स्ट्रेट लाइन कहलाएंगे। आपने ऐसे गोल गोल घुमा दिया किसी प्लेन पर, ये आपके मोशन इन प्लेन कहलाएंगे। आपने क्या किया भाई साहब? अगर इस तरह से आपने ढेला फेंका, ये कौन से प्लेन में? XY प्लेन में गया, तो क्या इसके हर पॉइंट पे X और Y दोनों चेंज हो रहे थे? तो कैसा कहलाएगा अपने पास? ये 2D मोशन। 3D की बात करें, 3D क्या होगा? प्लेन पे नहीं होगा, स्पेस में होगा। जैसे चिड़िया उड़ती है, क्या चिड़िया प्यार से ढेले की तरह उड़ती है क्या? ऐसा तो नहीं, ऐसे घूम जाता है। ऐसा चिड़िया का देखा होगा मोशन, अब इधर गई फिर उधर घुस गई फिर उधर घुस गई फिर नीचे चलाई, ऐसा। तो इस तरह की जो मोशन चिड़िया वाला मोशन। बर्ड का जो मोशन है, जो बर्ड का मोशन अपने पास है, क्या वो प्लेन में, क्या प्लेन में उड़ती है क्या बर्ड? कार की तरह प्लेन में उड़ती है? नहीं, कार भी एक टाइम आएगा जब 3D मोशन करेगा। वो ये वो समझ में बात आ रही है ना? जैसे ठीक है, ऐसा तो बात को समझिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो चिड़िया का मोशन होता है, जो बर्ड का मोशन होता है, वो कैसा मोशन अपने पास है? 3D मोशन, याद रखेगा। उसका क्या होता है कि वो एक प्लेन पे नहीं मूव करती है ना, वो स्ट्रेट लाइन पे। वो क्या करती है चिड़िया? कभी ऐसे घुस, फिर ऐसे घुस गए, फिर ऐसे घुस गए, फिर उधर उधर, कभी XY प्लेन में, कभी YZ प्लेन में, कभी ZX प्लेन में, इधर उधर घुसती है। बात समझ में आ रही है? तो ये कैसा मोशन अपने पास है? 3D मोशन, राइट? ऐसा तो मोशन ऑफ बर्ड, इसके अंदर कौन सी एग्जाम्पल आते हैं? मोशन ऑफ बर्ड्स। ये आपके पास ऐसा है, ठीक है? ये वाला आपको इतना बस एग्जांपल याद रखना है कि किसके मोशन है? 3D मोशन। इस वाले मोशन में क्या होंगे? तीनों कोऑर्डिनेट बदलेंगे। इस वाले मोशन में ऑल कोऑर्डिनेट्स, मतलब ऑल कोऑर्डिनेट्स चेंजेस। इस वाले केस में क्या होंगे? सारे के सारे कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। इस वाले केस में ओनली 2 कोऑर्डिनेट चेंजेस, X और Y जो भी हो सकता है, ओनली 2 कोऑर्डिनेट्स चेंजेस। इसके अंदर क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट आपके चेंज करेंगे।
समझ रहे हो बात को, अच्छे से समझ लो। स्ट्रेट लाइन में सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, चाहे एक्स चाहे वाई चाहे जेड। ठीक है, ऊपर जाएगा तो वाई चेंज होगा, इधर जाएगा तो एक्स चेंज होगा, इधर जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ जेड चेंज होगा। 2D मोशन में दोनों चेंज हो सकते हैं, एक्स और वाई, चाहे वाई और जेड, चाहे जेड एक्स, कोई से एक प्लेन में मूव करेगा। अगर जेड एक्स प्लेन में मूव करेगा तो कौन कौन चेंज करेगा? जेड और एक्स चेंज करेगा। वाई एक्स प्लेन में मूव करेगा तो कौन कौन चेंज करेगा? वाई और एक्स प्लेन वाई और एक्स कोऑर्डिनेट चेंज करेगा। और अपने पास अगर वाई जेड प्लेन में मूव करेगा तो कौन कौन चेंज होंगे? वाई और जेड चेंज होंगे। बात समझ में आ रही? ऐसा राइट, ऐसा। तो ये आपके पास मोशन इन प्लेन और 2D मोशन। 3D मोशन किसका मोशन एग्जांपल है? बर्ड का। उसका कोई प्रॉपर फिक्स पाथ नहीं है, वो कभी इधर घुस जाए कभी उधर घुस जाए। बर्ड आपके ऐसे ऐसे कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जो बर्ड का मोशन अपने पास है बेटा वो 3D मोशन है। उसको बर्ड के मोशन को क्या मैं बोर्ड पे बना सकता हूं क्या? नहीं ना, बर्ड बोर्ड से निकल के भाग जाएगी, तेरे पास आएगी, फिर मेरे पास आ जाएगी। समझ में बात आ रही? तो ये आपके 3D मोशन। इसका मतलब आपने क्या देखा? काइनेमेटिक्स में जो मोशंस है उसको आपने 3 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहला आपके पास है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो सेकंड आपके पास है बेटा वो मोशन इन प्लेन है, तीसरा आपके पास कैसा है? मोशन इन 3D या फिर मोशन इन स्पेस कहते हैं। ठीक है सर, कोऑर्डिनेट्स आपको याद रखना है। इसमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट, ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंजेस। इस वाले केस का यहाँ लिखा हुआ है, इसको नीचे लिख देते हैं, आपको लिखने में दिक्कत ना हो। स्ट्रेट यहाँ लिखते हैं इसको, ओनली वन कोऑर्डिनेट्स, चाहे वाई चाहे जेड, चाहे ओनली वन कोऑर्डिनेट्स चेंजेस। सिर्फ और सिर्फ इस वाले केस में 1 कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, इस वाले केस में 2 कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, इस वाले कोऑर्डिनेट ऑल कोऑर्डिनेट चेंजेस, सारे के सारे तीनों के तीनों चेंजेस होते हैं। समझ में बात आई? ये सिर्फ आपको डिफाइन किया हूं। काइनेमेटिक्स के अंदर जो टाइप्स ऑफ मोशंस है उसको हमने डिफाइन किया है। काइनेमेटिक्स में जो अपने पास है टाइप्स ऑफ मोशन, किसको डिफाइन किया बेटा? टाइप्स ऑफ मोशन। इतने ही तरह का मोशन है, एक चैप्टर इस पे निकल जाएगा, एक चैप्टर इस पे निकल जाएगा। समझ में बात आ रही? जिसका नाम मोशन इन प्लेन है। ठीक है, उसके बाद फिर हम चलेंगे ये इस सब मोशन में क्या करते हैं हम? रीजन नहीं पता करते। इसके बाद हम जब फोर्स स्टार्ट करते हैं, वहां से डायनामिक्स स्टार्ट है, वहां से रीजन को साथ में लेके चलेंगे। अगर ये नीचे गिरा तो क्यों गिरा, तो फोर्स लगा, तो फोर्स की भी स्टडी करें। और इन दोनों चैप्टर में मूव कर रहा है तो फोर्स का भी स्टडी नहीं करें। कौन फेंका, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, फेंका गया ना, दैट डज मैटर। फेंका गया, दैट डज मैटर। कौन फेंका नहीं मैटर करता। बात समझ में आ रही? ये राइट ऐसा। तो इस तरह से स्टडी करेंगे। 3 तरह के अपने पास है, आप इसे अच्छे तरीके से नोट कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। वीडियो पॉज कीजिए। आपने क्या देखा कि ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमारा हो गया भाई, है ना? हमने काइनेमेटिक्स को देखा, 3 टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका चैप्टर बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है सर। अब जो सबसे पहला चैप्टर अपने पास है वो उसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, काइनेमेटिक्स मतलब ये आपका जो मैकेनिक्स में जो सबसे पहला चैप्टर अपने पास है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, हम उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, आ जाओ। तो यहाँ पे लिखेंगे टॉपिक का नाम, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हो रहा है। मतलब काइनेमेटिक्स में कितने तरह का मोशन पढ़ना है? एक तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, और जो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे। मोशन इन प्लेन में जो मेनली पढ़ते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं, और जो सर्कुलर मोशन है वो 6ठे चैप्टर में पढ़ते हैं। लिखाया होगा एक चैप्टर सर्कुलर मोशन। बात समझ में आ रही? ऐसा। तो हम लोग सबसे पहले टॉपिक लिखेंगे, चैप्टर का नाम मोशन इन स्ट्रेट लाइन और 1 डायमेंशन मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। ये 3 तरह का है, इसका नाम है। ठीक है सर, राइट। मोशन इन स्ट्रेट लाइन और 1D मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन, राइट है सर। इसी में देखेंगे सबसे जो पहला टर्म्स आपके पास आता है, इसके अंदर जो सबसे पहला टर्म्स अपने पास आता है वो हमारा आता है पोजीशन वेक्टर। क्या आता है बेटा? पोजीशन वेक्टर। ओके, सबसे पहला टर्म्स आपके पास आता है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इधर देखिए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, 1D मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन में जो सबसे पहला टर्म्स आपके पास आता है पोजीशन वेक्टर आता है। आइए, पोजीशन वेक्टर होता है क्या है इसके बारे में लिखेंगे। चलो मेरे साथ लिखना स्टार्ट करो। इट इज अ एड्रेस और लोकेशन, it is the address or location of a point or a body, point ज्यादा अच्छा। it is the address or location of a point or a particles और body, अपने लेवल पे सब चलेगा। it is the address or location of a point of or a particle or a body in space
इट इज एड्रेस, इंपॉर्टेंट है, ये है क्या, मेरे घर का एड्रेस है, या फिर इसको लोकेशन बोलते हैं, किसका, ऑफ अ पॉइंट का, किसी पॉइंट का, किसी पार्टिकल का, या फिर किसी बॉडी का एड्रेस है, जैसे तुम्हारे घर का एड्रेस होता है, यही राइट ऐसा। सेकंड पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे, सब आपको समझाएंगे, बस अभी आप लिखिए, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास कैसा क्वांटिटी बेटा, वेक्टर। हमने आपको कहा था कि कभी भी मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहला जो मैं आपको डिफाइन करूंगा कि कैसा, कौन से कैटेगरी में आ रहा है, तो वेक्टर, तो इसका ट्रीटमेंट कैसा होगा, वेक्टर के जैसा, राइट ऐसा, ठीक है ऐसा। सेकंड अपने पास ये थर्ड पॉइंट इसमें लिखेंगे, इट्स एसआई यूनिट, इसका जो एसआई यूनिट आपके होते हैं, इसके जो एसआई यूनिट अपने पास होते हैं, क्या होता है बेटा, मीटर होता है, जिसको हम लोग एम से दिखाते हैं, क्या होता है बेटा, मीटर, राइट ऐसा। तुम्हारे लेवल पे, हमारे मतलब आपके लेवल पे कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज यूज्ड टू, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बताएंगे, वही एक्स वाई वाला, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज यूज्ड टू represent, sorry, is used to represent position, is used to represent position vector। तुम्हारे लेवल पे आगे जाते हैं ना, जब आप आगे लेवल पे जाओगे बीएससी एमएससी, तो फिर बदल जाएगा, वहां आपके हो जाएंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आपके लेवल पे कार्टेशियन होता है, ठीक है सर। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट के अगर पोजीशन को दिखाना है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही यूज करेंगे, ठीक है सर। आप इन सब बातों को लिखो, फिर हम आगे चलेंगे, वीडियो पॉज कीजिए। देखो जी क्या लिखा हुआ, पोजीशन वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट अपने पास है। देखो ये जब समझ में आएगा तो इसके आगे वाला इससे समझ में आएगा। अभी पोजीशन वेक्टर पढ़ा रहा हूं, एक मिनट मतलब कल हम लोग पढ़ाएंगे डिस्प्लेसमेंट पढ़ाएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या बोलेंगे, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर किसको समझ में आएगा, जिसको पोजीशन वेक्टर समझ में आएगा। बात समझ में आ रही, तो ऐसा, इसलिए सारे लेक्चर एक दूसरे से इंटरलिंक है, आप एक भी स्किप नहीं कर सकते। अगर आपको स्किप किया तो फिर आपको वीडियो देख के आना है, ठीक है। अब बात को समझिए, क्या लिखा, इट इज एड्रेस, ये क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी, जैसे अपने घर का हमारा क्या होता है कि मैं दादर मंडी में रहता हूँ, सब इधर उधर रहता है, तो यहाँ से कोचिंग से सबका, अगर कोचिंग में बैठ करके देखा जाए तो फिर दादर मंडी आपका इधर है, आलमगंज इधर है, कुरट्टा आपका इधर है, तो सबका, सबके घर का एक लोकेशन होगा। प्लीज सबके घर का क्या अपने पास होगा बेटे, यहाँ से क्या होते हैं कि उसका एक लोकेशन होता है, ठीक है, एड्रेस होता है, राइट है साहब। उसी तरीके से क्या है कि अगर आप फिजिक्स में प्रॉब्लम बना रहे हैं, कोई बॉडी है, कोई पार्टिकल्स है, उसकी पोजीशन को हम लोग कैसे दिखाते हैं, उसकी पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके पोजीशन को जो रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लोकेशन को, उसके एड्रेस को, उसी को क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ऐसा आ जाओ, ध्यान से देखना कैसे, आइए इधर समझाते हैं, इधर देखना सब लोग। हमने क्या बोला कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है उसी में हम लोग इसको दिखाते हैं। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, ये आपका होता है, इधर आपके पास x हो गए, इधर आपका हो गया x डैश, ये आपके पास हो गया y, ये आपके हो गए y डैश, और ये बाहर की तरफ आपका हो गया z, और पीछे की तरफ कैसा हो गया बेटा, z डैश, ठीक है ऐसा, राइट ऐसा। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये कहलाता है इसका ऑरिजिन 0 0 0 ऐसा, ये कोऑर्डिनेट अपने पास है 1 2 इस तरह से 3 और ये 4, इधर -1 -2 -3, जानते हैं ना भाई, आजा 1 2 3 ऐसा, 1 -2 -3 ऐसा, 1 2 3 ऐसा, -1 -2 -3 ऐसा होता है कोऑर्डिनेट, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट है सर। अगर कोई पॉइंट्स यहां पर है, एक पॉइंट है जिसका नाम ए है, ये पॉइंट्स अपने पास ए, ठीक है, मैं चाहता हूं इस ए पॉइंट का, और कोई दूसरा पॉइंट आपके पास है बेटा, कोई दूसरा पॉइंट आपके पास है ये बी, हम चाहते हैं ये ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। इस ए पॉइंट का, बच्चों इधर देख ले यार, इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा वो हम चाहते हैं देखना। तो इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे दिखाएंगे, क्या करेंगे, सुनिए ध्यान से। ये आपका बेटा ऑरिजिन कहलाता है, हम क्या करेंगे, ये कैसा है अपने पास वेक्टर है, हम इसको ऑरिजिन से यहां से जोड़ेंगे, तो ये अपने पास कहलाता है OA वेक्टर। तो OA वेक्टर जो अपने पास है यही ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। OA वेक्टर आपके पास क्या है, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो जो OA वेक्टर आपके पास है, OA वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, ये क्या आपके पास है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ए का पोजीशन वेक्टर है।
इसी तरीके से अपने पास ये बी है, इसको यहां से इस तरह से ऐड करेंगे तो ये जो ओबी वेक्टर अपने पास है बेटा, ये आपके पास जो ओबी वेक्टर है ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी का पोजीशन वेक्टर। कोई भी पॉइंट, यहां अगर कोई पॉइंट होता सी, इसको यहां से ऑरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो ये जो पोजीशन वेक्टर अपने पास ये ओसी वेक्टर है, मतलब सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। समझ में बात आ रही? ऐसा राइट ऐसा। अब ये ओए वेक्टर क्या होगा, माना कि ये जो कोऑर्डिनेट अपने पास है बेटा x1 और y1 कोऑर्डिनेट है, और ये जो कोऑर्डिनेट अपने पास है बेटा ये वाला, इसको हमने क्या, अच्छा ऐसा कहते हैं, इसको ज्यादा अच्छा होगा, देखो इसको बोल देते हैं x1, इसको बोल देते हैं x2 और इसको बोल देते हैं x3, इसको क्या बोल देते हैं बेटा x4। तो आप ये क्या हो जाएगा y1, ये आपका हो जाएगा y2, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा y3। अब मुझे बताओ ये कोऑर्डिनेट कितना है, आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, यहां से परपेंडिकुलर गिराओ, यहां से परपेंडिकुलर गिराओ, तो या इसका x कोऑर्डिनेट कितना बेटा x2 है और y कोऑर्डिनेट इसका कितना बेटा y2। ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, ऐसा राइट ऐसा। तो इसका ये वाला जो कोऑर्डिनेट अपने पास x2 है और ये अपने पास कितना y2 है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है, इस a का कोऑर्डिनेट कितना है x2 y2। तो OA वेक्टर जो आपने यहां पे लिखा है, जो A का पोजीशन वेक्टर है वो किसके बराबर होगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस y2 j कैप, राइट है साहब। सेकंड आपके पास है जैसे B पॉइंट है, इस B पॉइंट का कोऑर्डिनेट कोई बताएगा x4 y3, ऐसा है क्या, क्या बी कोऑर्डिनेट का बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है भाई, यहां परपेंडिकुलर गिराएंगे तो x4, यहां परपेंडिकुलर गिराएंगे तो x4 और y3 इसका कोऑर्डिनेट है। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है ओबी का, क्या आपके पास हो जाएंगे x4 i कैप प्लस y3 j कैप, ऐसा होगा क्या, बोलना भाई ऐसा। तो ये जो चीज अपने पास है यही इसका पोजीशन वेक्टर है ओए का, ये अपने पास है ओबी का। उसी तरीके से अगर मैं ओसी पोजीशन वेक्टर की बात करें, ओसी यहां पर है, ये कोऑर्डिनेट कितना होगा तुम बताओ, ये अपने पास -x1 -x2, ये कितना, तो इसका कोऑर्डिनेट -x3 और y2, ऐसा है क्या इसका कोऑर्डिनेट। तो बताइए इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। अब इंग्लिश में लिखना, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी लिख देते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी दैट इज इक्वल टू ओसी वेक्टर -x3i कैप प्लस माइनस आगे लगा दिया ना, -x3 लगा दिया, राइट ऐसा। तो ये आपके पास है और ये y2 अपने पास कितना हो जाएगा बेटा, ये j कैप हो जाएगा। बात समझ में आ रही, ऐसा ठीक है ऐसा। तो ये चीज आपके पास है ऐसा, तो ये पोजीशन वेक्टर कहलाता है। किसी भी पॉइंट का, तुम्हारे घर का पोजीशन वेक्टर निकालना है, यहां से हम लोग देखेंगे एक वेक्टर को लगाएंगे और जो अपने पास होगा ये, तो वो आपके घर का पोजीशन वेक्टर होगा, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इसी को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। आइए, ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी का लोकेशन बताता है, किसी का एड्रेस बताता है, ठीक है सर। सेकंड बात, कैसा क्वांटिटी आपके पास है, आप देख रहे हैं बार-बार वेक्टर क्वांटिटी। तीसरी बात, इसका जो यूनिट आपके पास होता है कितना, मीटर होता है। आपको ऐसा लगता है इसका यूनिट नहीं है, इसका यूनिट भी है, और कितना अपने पास है, मीटर। इसका जो, ठीक है, इसका यूनिट आपके पास क्या बेटा, मीटर है। कैसा क्वांटिटी अपने पास है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या बताता है आपको, एड्रेस और लोकेशन ऑफ अ पॉइंट बताता है, किसी भी पॉइंट का एड्रेस बताता है, राइट है सर। अगर मैं कहूं ओए किसके बराबर है, चलो ओए वेक्टर क्या एक कंपोनेंट फॉर्म में लिखा गया। अगर मैं तुमसे कहूं आपने इधर का लिख लिया है क्या, तो मुझे ये बता सकते हैं कि ओए वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका लेंथ कितना है, क्या आप बता सकते हो क्या, आप वेक्टर पढ़ के आए हो। अगर आपके पास ये ओए वेक्टर कितना है बेटा, क्या लिखा हुआ, ओए वेक्टर आपके पास ये लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ, बोल बेटा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। आपके जेड भी हो सकते थे इसमें, हमने जेड वाला नहीं है, जोड़ दे क्या इसमें जोड़ देते हैं भाई साहब, क्या ले जोड़ दे, z2 k कैप, इसमें अपने पास से कुछ भी जोड़ देते हैं z3 k कैप, और इसमें हम लोग जोड़ देते हैं z2 k कैप, ऐसा जोड़ देते हैं। बात समझ में आ रही, ऐसा राइट है साहब, ठीक है। ये आपके पास ऐसा है, तो अगर y2 और साथ साथ में क्या बेटा z2 k कैप, ऐसा। अगर हम चाहते हैं इस पोजीशन वेक्टर का डिस्टेंस मतलब मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो बेटा आप जानते हैं कितना हो जाएगा, i के आगे वाले का स्क्वायर प्लस j के आगे वाले का स्क्वायर प्लस k के आगे वाले का स्क्वायर। तो क्या ये OA का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इन द सेम वे अगर आपसे कहें कि OB का मैग्नीट्यूड कितना होगा, आप बता पाएंगे क्या, OB कितना अपने पास हो जाएंगे बेटा, √x कितना है, x4 का स्क्वायर प्लस आगे कितना है भाई, y3 का स्क्वायर प्लस z3 है, z3 का स्क्वायर, ये आपके पास होंगे। तो ये जो आपके पास है बेटा, इसके पोजीशन वेक्टर के मतलब यहां से ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसका लेंथ है।
ठीक है ऐसा। इसका कोऑर्डिनेट पता है, इसका पोजीशन वेक्टर लिखा है। इस पोजीशन वेक्टर का अगर लेंथ मुझे चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, उसको ज्वाइन करने वाले लाइन का जो लेंथ अपने पास चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से लगाएंगे। समझ में बात आ रही? बोलो ना यार, ठीक है ऐसा, राइट। एक बात और इसमें है कि क्या अगर ऑरिजिन को चेंज करें, ऑरिजिन आपके पास यहाँ पे पोजीशन तो ये यही रहेगा, ए और बी पोजीशन आपका ऐसे ही है। अगर मैं ऑरिजिन को चेंज करूं तो क्या पोजीशन वेक्टर बदल जाएगा? क्या बदल जाएगा? अगर मैं ऑरिजिन को चेंज कर लूं तो जो पोजीशन वेक्टर अपने पास है क्या वो बदल जाएगा? क्या देखेंगे, आप पहले से नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। मिलते हैं कल, ठीक है ऐसा। चलिए सब लोग शांति बना करके रखेंगे, आ जाओ। हाँ, पोजीशन वेक्टर एक बार बता दे रहे, थोड़ा आपको ओवरव्यू दे दे रहे क्या क्या पढ़ाया है। चलो स्टार्ट है वीडियो। चलिए सब लोग ध्यान से देखिएगा। लास्ट क्लास में मैकेनिक्स स्टार्ट किए थे हमने, हाँ ना भाई। और उसके बाद कहा था कि मैकेनिक्स क्या होता है। हमने मैकेनिक्स को कहा था कि मैकेनिक्स होता है स्टडी ऑफ मोशन को मैकेनिक्स बोलते हैं। मोशन की स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग? मैकेनिक्स बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन हमारे हो सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो सकता है, आपका मोशन प्लेन हो सकता है, ठीक है, आपके प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकते हैं, बहुत सारे मोशन हमने कल बात किया था। सर्कुलर मोशन आपके हो सकते हैं, ठीक, बहुत सारे मोशन पे हमने बात किया था, राइट ऐसा। आज हम क्या करेंगे, हमने फिर इसके बाद कहा था कि जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया था। कौन सा चैप्टर? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, राइट ऐसा। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया था, ये चैप्टर का नाम है, ठीक है। ये आपके जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये आपका टॉपिक नहीं, चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर है आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ओके ऐसा। ये आपका पहला चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ओके। इसमें जो सबसे पहला टर्म्स हमने डिफाइन किया बेटा वो पोजीशन वेक्टर। क्या डिफाइन किया? सब लोग ध्यान से देखना, फिर से रिवाइज करा रहा हूं, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर से स्टार्ट कर रहे हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ठीक है ऐसा। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर को हम लोग जनरली आर वेक्टर से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं जनरली? आर वेक्टर से, राइट ऐसा, ठीक है ऐसा। ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है इसके बारे में हम कल लिखा था। इट इज अ एड्रेस, it is the address or location of a point or location of a point, ठीक है। it is the address or location of a point in space। स्पेस में किसी भी पॉइंट का ये एड्रेस होता है, उसके लोकेशन का, या फिर किसी भी पॉइंट का ये अपने क्या बताता है? एड्रेस बताता है, पोजीशन वेक्टर, राइट ऐसा। फिर हमने कहा था इसके बारे में, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी आपके पास होता है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी होता है ऐसा, ठीक है ऐसा। और इसका जो एसआई यूनिट अपने पास होता है, इट्स एसआई यूनिट वो आपके पास क्या होता है बेटा? इसका मीटर होता है। बात समझ में आ रही? ऐसा, ठीक है ऐसा। फिर हमने कहा था इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम is used to represent Cartesian coordinate system is used to represent position vector। हम लोग पोजीशन वेक्टर किसमें, कौन से सिस्टम में दिखाते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तुम्हारे लेवल पे, बच्चे के लेवल पे, ठीक है ऐसा। तुम लोग बच्चे हो अभी, तो अभी कौन से लेवल पे दिखाते हैं हम लोग? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमारे पास है उसी में हम लोग क्या करते हैं? पोजीशन वेक्टर को दिखाते हैं, ठीक है ऐसा। अब आइए सुनिए ध्यान से, इतनी बात हमने कल किया था, ठीक है ऐसा। अब आगे ध्यान से देखना, कॉल आ रहा है क्या? ठीक है, जब ब्लर हो तो उसको सही कर देना, ठीक है साहब। तो ये चीज आपके पास ऐसा है, ठीक है। सबसे पहली बात हमने क्या बोला? इट इज द एड्रेस और लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस। किसी भी पॉइंट या फिर किसी भी बॉडी या फिर किसी भी पार्टिकल का ये एड्रेस बताता है। एड्रेस जैसे तुम्हारे घर का एड्रेस है ना, कोचिंग से तुम्हारे घर का एड्रेस है, हर बच्चे का अलग अलग एड्रेस है। इस कोचिंग को अगर सेंटर माना जाए, इस कोचिंग को अगर सेंटर माना जाए तो यहाँ से हर पॉइंट के बच्चे, हर बच्चे का अलग अलग एड्रेस है। तो यहाँ से लेकर के वहां तक की हर बच्चे का दूरी अलग अलग है। बात समझ में आ रही? कोई इधर रहता, कोई इधर रहता, इधर उधर, सब डिफरेंट डायरेक्शन में रहते हैं, तो हर बच्चे का अलग अलग एड्रेस है। इसी तरह से स्पेस में जितने भी पार्टिकल्स हैं, बॉडी है, पॉइंट्स है, सबका अपना अपना अलग अलग एड्रेस है और लोकेशन है। बात समझ में आ रही? तो हम इसकी स्टडी कर रहे हैं किसी भी पार्टिकल का, किसी भी बॉडी का, तो उसका पोजीशन हमें पता होना चाहिए ना। उसके पोजीशन के बारे में, उसके एड्रेस के बारे में, उसके लोकेशन के बारे में हमें पता होगा, तभी तो हम लोग पढ़ पाएंगे इसके बारे में, ठीक है सर। तो बात को समझिएगा।
सबसे पहला जी अपने पास ये पोजीशन वेक्टर, जिसको हम लोग जनरली आर से दिखाते हैं। ये कैसा क्वांटिटी आपके पास होता है? ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका जो एसआई यूनिट अपने पास किसमें मेजर करते हैं? मीटर में। किसमें? मीटर में, राइट ऐसा। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग यूज करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। आइए ध्यान से देखिएगा, सब पॉइंट आपके कॉपी में हो सकता है लिखा होगा कल वाला, ठीक है। जिसका नहीं लिखा वो लिख लेगा, ठीक है ऐसा। चलिए वीडियो पॉज कर, जिसको लिखना लिख पहले जल्दी चलना। आज ध्यान से देखिएगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, उसी में हम लोग पोजीशन वेक्टर को दिखाते हैं। क्या होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ऐसा। ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं हम लोग। इधर देखो, आप बचपन में पढ़े हो वही चीज अपने पास है बेटा ऐसा। ये आपका होता है बेटा एक्स एक्सिस, और ये आपके पास क्या बेटा वाई एक्सिस, और इधर के ऊपर हमने क्या ले लिया? जेड एक्सिस जो बाहर है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस का एक्स डैश है, ये जेड का अपने पास बेटा अंदर की तरफ बोर्ड के पीछे जेड डैश है, और ये वाई ऊपर की तरफ है, तो नीचे अपने पास क्या बेटा? वाई डैश। ये आपके पास कार्टेशियन, ये क्या कहलाता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब आप हायर क्लास में जाओगे तो एक अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे अपने पास क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपको पता है कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को हम लोग आई कैप से दिखाते हैं, ऊपर वाला अपने पास जे कैप से दिखाते हैं, ये वाला हम लोग कैसे दिखाते हैं बेटा? के कैप से। उसके अपोजिट भी तुम जानते हो, माइनस आई कैप, माइनस जे कैप, और ये आप जानते हैं माइनस के कैप। इतना तो आप पहले से वेक्टर से जानते हैं, राइट है साहब। अब ये क्या बच्चे ध्यान से देखिएगा, कोई पॉइंट है स्पेस में, यहाँ पे एक पॉइंट अपने पास है स्पेस में, इस पॉइंट का नाम क्या बेटा? ए। सुनिएगा ध्यान से, अगर ये पॉइंट स्पेस में है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा, इसके कोऑर्डिनेट को हम क्या बोल रहे हैं? x1 y1, और अपने पास क्या बेटा? z1 इसका कोऑर्डिनेट होगा। कोई दूसरा पॉइंट है, माना कि तुम्हारा घर है, ठीक है, और ये आपके पास किसी और बच्चे का घर है जिसका नाम बी है, इसके घर का कोऑर्डिनेट होगा x2 y2, और आपके पास क्या कितना बेटा? z2। ध्यान से देखिए सब लोग, इधर हिलेगा नहीं कोई, अब पेन नहीं चलाएगा, राइट ऐसा। ये आपके पास क्या होते हैं बेटा? ऑरिजिन होते हैं। हम जानते हैं कि 0 0 0 ये आपका ऑरिजिन है, राइट ऐसा। ये ए पॉइंट है, ये आपके पास कैसे पॉइंट है बेटा? बी पॉइंट है, राइट ऐसा, ठीक है। इसका जो कोऑर्डिनेट अपने पास है x1 y1 z1, इसका भी x2 y2 z2। सर इधर भी तो कोई होगा, हमला हाँ, सब जो भी इस कोचिंग को मान लिया जाए ऑरिजिन। अब यहां से जितने भी बच्चे का घर है सबका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ के रिस्पेक्ट में, यहाँ के रिस्पेक्ट में कोई कोऑर्डिनेट होगा, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, सबका कोऑर्डिनेट होगा, किसी का पीछे किसी का इधर। बस हर के एड्रेस का, हर के घर का, हर के लोकेशन का कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा। अगर इसको 0 मान लिया जाए तो बात समझ में आ रही है? अब कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? तो भाई साहब आपको इधर बताते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। क्या अगर मुझे 3 और 4 को दिखाना है, इसको, इसका नाम सी है, तो क्या 3 और 4 को मुझे दिखाना है, तो एक्स की वैल्यू कितना बेटा? 3, वाई की वैल्यू कितना बेटा? 4। तो एक्स पे कितना चलेंगे? 3 चला, वाई पे कितना चलेंगे? 4। तो ये पॉइंट आपके पास कितना हो गया बेटा? 3 4। ऐसा हो गया क्या? क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8। बात समझ में आ रही है? इतना मान के चले कि आपको सब ये आता है ना भाई साहब। तो ये आपके पास सी है, और ये आपके पास क्या बेटा? ऑरिजिन है, ठीक है ऐसा। ओके, आ जाए, हिलना भी मत कोई। या ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आएगा तब आपको डिस्प्लेसमेंट समझ में आएगा। अगर आपको यही दिक्कत हो जाएगा तो फिर डिस्प्लेसमेंट में दिक्कत हो जाएगा, इसलिए बढ़िया से पढ़िए, राइट ऐसा। ये आपके पास ए पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है। ये पॉइंट आपका बी है, जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है। गुरुजी इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? तो ध्यान से रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको यहां से ऑरिजिन से ज्वाइन करूंगा। ये जो वेक्टर अपने पास मिलेगा बेटा, इसी को दुनिया क्या बोलती है? पोजीशन वेक्टर। क्या बोलती है इसको? ये आपका ओ है, ओ पे इसका टेल है, और इसका जो हेड अपने पास है ए पे है। इस पोजीशन वेक्टर का नाम पड़ता है ओए वेक्टर, जिसको हम लोग R1 वेक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि पोजीशन वेक्टर को किससे दिखाते हैं? R वेक्टर से दिखाते हैं। तो इसको हमने क्या बोल दिया? R1 वेक्टर बोल दिया, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? OA वेक्टर, राइट ऐसा। ये जो B पॉइंट अपने पास है, इसको यहां से इस तरह से ज्वाइन करेंगे, तो ये आपके पास कौन सा अपने पास है? OB वेक्टर, जिसको दुनिया R2 वेक्टर से भी कह सकते हैं इसको, राइट ऐसा। अब यहां पे कोई पॉइंट अपने पास है, इसका कोऑर्डिनेट आपके पास है x3, राइट ऐसा, y3, और ये आपके पास z3। कोई नेगेटिव भी हो सकता है, कोई पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई सिर्फ वो यहां लिए क्या हम? ये कौन सा पॉइंट लिए थे? z लिए थे, क्या लिए थे? के क्या? अच्छा z, सॉरी, तो एक्सिस है ना यार, ये तो बोर्ड के अंदर घुसा हुआ है।
समझ रहे ना? ऐसा ये आपके पास पॉइंट यहाँ है। सर जी इसका अगर पोजीशन वेक्टर लिखना है, इस पॉइंट का नाम क्या रख दे, ए बी सी रख दे, तो इसको यहां से ज्वाइन करोगे, ये जो अपने पास होगा ओसी वेक्टर, जिसको हम कह सकते हैं R3 वेक्टर, यही इसका पोजीशन वेक्टर है। बात समझ में आ रही? अब ओए का कितना वैल्यू होगा, सब लोग ध्यान से देखिएगा। ओए जो अपने पास है, ओए है क्या? ओए जो अपने पास, जिसको हम लोग R1 से दिखा रहे हैं, ये है क्या? ये आपके पास है पोजीशन वेक्टर। क्या बेटा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का पोजीशन वेक्टर। बात समझ में आ रही? किसका पोजीशन वेक्टर है? ए का। पोजीशन वेक्टर को शॉर्ट में पोजीशन ही बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर को शॉर्ट में पोजीशन भी बोल सकते हैं। तो ओए जो अपने पास है, ए का पोजीशन वेक्टर है, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? इसका कोऑर्डिनेट कितना है? ए का कोऑर्डिनेट कितना है? x1 y1 z1 है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो आपके पास होगा, ध्यान से देखिएगा, इसका जो पोजीशन वेक्टर आपके पास होगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस आपके पास है z1 k कैप, ऐसा होगा। बात समझ में आई? इन द सेम वे अगर मुझे बताना है कि ओबी जो अपने पास है बेटा, जो R2 वेक्टर है, ये किसका पोजीशन वेक्टर है? ये आपके पास है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये किसके बराबर होगा? बी का कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2 z2 है, तो यहां से लिख सकते हैं x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस आपके पास है z2 k कैप, ऐसा। बात समझ में आ रही? और जो तीसरा आपके पास है बेटा ओसी वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास है R3 वेक्टर, तो ये पोजीशन वेक्टर किसका? सी का, तो ये आपके पास हो जाएंगे x3 i कैप प्लस y3 j कैप प्लस आपके पास कितना? z3 k कैप। बात समझ में आई? इसका मतलब किसी भी पॉइंट का अगर मुझे कोऑर्डिनेट पता है, अच्छा इसका बात करो, इसको डी कह देते, क्या बोलते हैं इसको? डी। क्या आपको इसका कोऑर्डिनेट पता है कितना है बेटा? 3 और 4 है। इसका पोजीशन वेक्टर क्या अपने पास होगा? ओडी वेक्टर, जिसकी वैल्यू किसके बराबर? ये x है, ये y है, तो 3i कैप प्लस कितना बेटा? 4j कैप। बात समझ में आ रही? बोलना यार। तो ये चीज आपके पास है, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है सर? अब हम चाहते हैं कि जो आपने लिखा है इसका लेंथ कितना होगा, तो आप इस वीडियो को अभी पॉज करें, इसको प्यार से नोट करें, इसके फिर हमारा आपने क्या देखा, किसी भी पॉइंट का हमने पोजीशन वेक्टर को निकालना सीखे, राइट है साहब? अब हम चाहते हैं कि ये जो पॉइंट्स अपने पास है, इसका दूरियां यहां से कितना है। जैसे आपके पास ये ए है ना, इस ए का पोजीशन वेक्टर आपके पास ओए वेक्टर, जिसको हम लोग R1 वेक्टर से दिखा रहे हैं, ठीक है साहब? अगर हम चाहते हैं कि ओए का लेंथ कितना है, इस ऑरिजिन से ए जो है कितनी दूरी पर है, इस ऑरिजिन से ए जो अपने पास है कितने दूरी पर है, तो कैसे निकालेंगे? आपको शायद पहले से पता है। तो सर जी ये वेक्टर आपको क्या कंपोनेंट फॉर्म में पता है? क्या ये जो वेक्टर अपने पास है, तो क्या इस वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म आपको पता है कितना है? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इसी का अपने पास क्या बेटा? मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब लेंथ चाहिए। तो क्या लेंथ मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड? ये वेक्टर आपको पता है ना भाई, और इस वेक्टर का आपको क्या चाहिए बेटा? लेंथ चाहिए। तो लेंथ मतलब इसके वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो कितना होगा? सुनिए ध्यान से, तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, इधर ध्यान से देखिएगा कि ओए का वैल्यू कितना अपने पास होगा? ओए वेक्टर का, अरे यार तुम्हें कितना पढ़ाया हुआ यार, कि अगर कोई ऐसा लिखा हुआ है कि ओए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ऐसा पढ़ाया हूं। अगर मैं तुमसे कहूं कि ओए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो, तो क्या आप नहीं बता सकते? √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसा नहीं बताया क्या? बोलना यार, फिर तुम गधे की तरह करते हो। सुनो ध्यान से ऐसा, तो यहां पे आपके पास जो ओए वेक्टर है वो किसके बराबर है? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो मैं लिख सकता हूं यहां से कि ओए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड अपने पास है, जो लेंथ है, वो किसके बराबर? i के आगे वाले का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर प्लस कितना बेटा? z1 का स्क्वायर। क्या ऐसा नहीं लिख सकते हम लोग? इन द सेम वे ओबी के बारे में बात करेंगे, तो ओबी वेक्टर अपने पास कितना हो जाएगा बेटा? ए ओबी है कहां? यहां पे अपने पास है। ओबी वेक्टर था कितना? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप था। तो इसका जो मैग्नीट्यूड अपने पास है, जो इसका लेंथ है, यहां से लेकर के यहां तक जो लेंथ आपके पास है, वो कितना हो जाएगा? x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस कितना? z2 का स्क्वायर। समझ में बात आ रही? इन द सेम वे अगर इसकी बात करें, ओसी था कितना? नए बच्चे ध्यान से देखना, ओसी आपके पास क्या था बेटा? ध्यान से देखो तो क्या था ओसी? x3 i कैप प्लस आपके पास है y3 j कैप प्लस कितना बेटा? z3 k कैप। यही तो है ओसी, यही तो है। सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वही है ना। अब हम चाहते हैं कि सी पॉइंट का ऑरिजिन से कितना लेंथ है, कितना दूरी है सर जी, तो ये आपके पास होता है ओसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या वही उसका लेंथ देता है? वही उसका लेंथ देता है बेटा। तो किसके बराबर? ओसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड अपने पास है गुरुजी, कितना अपने पास होगा? x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर प्लस कितना?
Z3 का स्क्वायर बोलो ना यार, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यार, नर्सरी लेवल का पढ़ा रहा हूं भाई, शर्म आना चाहिए, बोलो समझ में बात आ रही है ना? अरे इतना वेक्टर पढ़ाने के बाद ऐसे ना कर यार, ठीक है, बात समझ में आ रही? तो ये चीज आपके पास है, ऐसा राइट है सर। अब इसके बाद क्या होता है कि आप इसे नोट तो करिएगा, पहले उससे पहले हम क्या कहते हैं सुनिए ध्यान से। अब इसको मिटाते हैं, है ना, पहले नोट कर ले इसको, जा बंद कर, ध्यान से देखेंगे क्या दिखाना चाह रहे हैं। आ जाओ, सुन इधर देखना ध्यान से, हो गया क्या? आ जा, हम क्या बोले, नेक्स्ट पॉइंट अपने पास ऐसा है कि सब लोग ध्यान से, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, ऑन चेंजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन and on changing Cartesian system, position vector changes, on changing Cartesian system position vector changes, ये क्या बोलना चाह रहे हैं? changes। अगर हम सुनिए ध्यान से, जैसे आपके पास ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम है, इसमें कोई पॉइंट आपके पास है, कोई हिलेगा, कोई जरा सा भी नहीं बोलेगा, सुनना ध्यान से सब, ये आपके पास है बेटा, है ना। चेंजिंग मतलब ये कह रहा है कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर ऊपर नीचे ले जाते हैं, उसको डिस्प्लेस करते हैं, अपने पॉइंट से इधर उधर करते हैं, तो क्या उसके पोजीशन वेक्टर पे फर्क पड़ता है क्या? देखते हैं, आइए सुनिए ध्यान से। जैसे आपके पास ये P पॉइंट है ऐसा, ठीक है, और इसका जो कोऑर्डिनेट अपने पास है, हमने ऐसा बोला, ध्यान से देखिएगा, ये कोऑर्डिनेट का नाम है 3, इस कोऑर्डिनेट का नाम कितना बेटा? 4। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना? 3 और 4 है। इसका कोऑर्डिनेट कितना है? 3 और 4। इसका ये ऑरिजिन अपने पास है बेटा 0 0। क्या इस कार्टेशियन, ये पॉइंट तो आपका लोकेशन, आपका घर यहीं पर है, आपका घर जहां पर था वहीं पर है। अगर मैं इस कार्टेशियन सिस्टम को उठा करके, समझिएगा ध्यान से, इसको उठा करके अगर मैं यहां पे ले आया, इधर y हो गया, इधर अपने पास x हो गया, ऑरिजिन आपका इधर हो गया, तो क्या अब इसका कोऑर्डिनेट जो है इसके रिस्पेक्ट में चेंज हो जाएगा? क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट 3 और 4 है, और ब्लू वाले के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा बेटा? ये इसके यहां से लेकर के यहां तक ये दूरी, ये देखेंगे, ये कोऑर्डिनेट किसके बराबर हो जाएगा? मानते हैं 2, और ये कितना हो जाएगा? ये आपके 3। तो इसका नया कोऑर्डिनेट आपके पास कितना हो जाएगा? 2 और 3। पहले जो अपने पास था, देखो पहले ऑरिजिन से बहुत दूरी पर था, अब इसी को उठा करके हम आगे ले गए, ऊपर ले गए, समझ में बात आ रही है? तो आप देखें कि जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, ऊपर की तरफ ले जाते हैं, चाहे इधर उधर ले जाते हैं, कहीं पीछे भी ला सकते थे, इसी को उठा करके पीछे ले आए। जब इसको पीछे ले आया तो ऑरिजिन बहुत ही पीछे आ गया। ऑरिजिन जब बहुत पीछे हो गया तो क्या इसका कोऑर्डिनेट और भी चेंज हो जाएगा? जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही चेंज कर देंगे तो कोऑर्डिनेट इसका चेंज हो जाएगा। बोलना भाई, अगर चेंज हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, तो क्या इसका पोजीशन वेक्टर भी चेंज हो जाएगा? क्या जो पहले पोजीशन वेक्टर इसका लिखा था तो कितना लिखा था? ब्लैक वाला, सुनिए, ब्लैक वाले को ब्लैक वाले से लिख रहे हैं, पहले लिखा था ओपी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। अब ब्लू वाला जो अपने पास होता ओपी वेक्टर, ब्लू वाला ओपी वेक्टर अपने पास वो कितना? 2i कैप प्लस 3j कैप। क्या बदल गया? क्या बदल गया? क्या यही बात यहां पे लिखा हुआ है, ऑन चेंजिंग कार्टेशियन सिस्टम पोजीशन वेक्टर चेंजेस। जब कार्टेशियन सिस्टम को डिस्प्लेस किया जाए, चेंज किया जाए, ऊपर नीचे किया जाए, दाएं बाएं किया जाए, उससे इसके जो पोजीशन वेक्टर्स अपने पास है वो चेंज हो जाते हैं। बात समझ में आ रही? वो आपके क्या हो जाते हैं बेटा? चेंज हो जाते हैं, ठीक है सब, वो आपके क्या हो जाते हैं? वो आपका चेंज हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिए, फिगर बना करके फिर हम आगे चलेंगे। तो आ जाओ सब लोग इधर देखना बाबू, प्लीज कोई बात नहीं कीजिएगा। आइए, सबने लिख लिया? क्या लिख लिया बाबू? आज टॉपिक का नाम लिखेंगे रेस्ट एंड मोशन। आ जाओ, आपको लिखा रहे हैं, आप लिखिएगा साथ साथ में रेस्ट एंड मोशन, मेरे साथ साथ में लिखते चलिए, वीडियो को चलने दीजिए, वीडियो मत बंद करना। आप लोग लिखने पे ज्यादा ध्यान दें, पहला प्रायोरिटी आप है, सेकंड प्रायोरिटी वीडियो है, पहले आप है। बात समझ में आ रही? तो पहले आप एक काम करें कि आप मेरे साथ साथ लिखते चलिए। चलिए हम लिख रहे हैं, टॉपिक लिखिएगा आप, ये आपका पोजीशन वेक्टर खत्म हुआ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करें, रेस्ट एंड मोशन। क्या बेटा? रेस्ट एंड मोशन का डिफिनेशन लिखते हैं। आ जाओ, ये टॉपिक आपके पास है, तो रेस्ट एंड मोशन। चलिए इसमें लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिखाते हैं, इससे पढ़ने में आपको आसानी होगा। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, लिखते चलो मेरे साथ। A body is said to be in motion. A body is said to be in motion. A body is said to be in motion if its position मतलब पोजीशन वेक्टर है ना, if its position changes
if its position changes with time, if its position changes with time in a frame of reference, ठीक है, a body is said to be in motion if its position changes with times in a frame of reference, with times in a frame of reference. Okay, ऐसा a body ठीक है, a body is said to be in motion if its position changes with times in a frame of reference. Okay, a body is said to be in rest. A body is said to be in rest if its position does not change. If its position does not change, if its position does not change with time, if its position does not change with time in a frame of reference, if its position does not change with time in a frame of reference, ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटिव टर्म्स, रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटिव टर्म्स. ओके, frame of reference is a place from where observation is taken, आप लिखिए मेरे साथ साथ में सारे पॉइंट्स को, हो जाए तो फिर आपको समझाएंगे. चलिए आइए बात को समझते हैं, क्या बोल रहे हैं कि रेस्ट एंड मोशन क्या होता है. सुनिए ध्यान से, समझेंगे बात को. ऐसा मिटा रहा है इसको, फिर आपको समझा रहा हूँ सारा चीज. आइए सबसे पहली बात समझेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है. फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपने पास वो प्लेस जहां से बैठ करके आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जहां से आप बैठ करके किसी फिनोमेना को, किसी इवेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट प्लेस इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस. हाँ भाई देखना ध्यान से. ऐसा जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है फिर से समझिएगा, वो प्लेस जहां से आप बैठ करके देख रहे हैं. अगर आप किसी चीज को कार से बैठ करके देख रहे हैं तो आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो कार है. कोई बंदा अगर लिफ्ट में है, वहां से अगर किसी को देख रहा है तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिफ्ट है. बात समझ में आ रही है. कोई बंदा अगर जमीन में खड़ा होकर के देख रहा है तो उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपने पास क्या बेटा, जमीन है. समझ में बात आ रही. कोई चांद से बैठ करके देख रहा है तो चांद से जो देखेगा तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या देखेगा, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, चांद होगा. जहां से बैठ करके देखा जाता है, जहां से बैठ करके फिनोमेना को देखा जाता है, किसी इवेंट को देखा जाता है, किसी बात समझ में आ रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं. वैसा प्लेस जहां से बैठ करके हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं. समझ में बात आ रही. ठीक है सब. तो सुनिए ध्यान से, रेस्ट एंड मोशन क्या होता है. पहली बात समझिएगा, ये आपका बेटा ऐसा, ये आपके पास ये ऑरिजिन है. ठीक है, ये आपका ऑरिजिन है. यहां से बैठ करके कोई देख रहा है और एक आपके पास यहाँ पे कोई पॉइंट से ए है. ओके ऐसा. ठीक है, अगर कोई भी बॉडी मोशन में कब कहलाता है, जब उसका पोजीशन टाइम के साथ बदलता है. कोई भी बॉडी मोशन में कब कहलाएगा, जब उसका पोजीशन टाइम के साथ बदलेगा. जैसे अपने पास यहाँ पे कोई यहाँ पे बैठ करके देख रहा है, ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा है. 10 बजे पक्का 10 बजे सुबह में ये पार्टिकल्स अपने पास यहां पर था. फिर कुछ देर बाद होता है कि कुछ सेकंड के बाद फिर यहां चला जाता है, 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 फिर यहां चला जाता है. तो क्या इस पार्टिकल्स का टाइम के साथ पोजीशन बदल रहा है?
कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां। तो क्या अगर किसी भी पार्टिकल्स का या फिर बॉडी का, ठीक है, टाइम के साथ जहां से आप बैठ करके देख रहे हैं वहां से आपको अगर ऐसा लगता है कि उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, जैसे आप यहां पे बैठ गए, यहां पे कोई ऑब्जर्वर बैठ गया और उसको देख रहा है, इसको देख रहा है कोई दूसरा बंदे को, तो ये बंदा 10 बजे यहां था, 10:01 पे यहां था, फिर 10 अपने पास 02 पे यहां, फिर 10:03 पे यहां, 10:04 पे यहां, 10:0 यहां पे 5 पे ऐसा, 10:0 अपने पास ये 6 पे ऐसा। इसका मतलब अगर बंदा जो यहां से इसको देख रहा है, ये आपका ऑब्जर्वर है, देखने वाला है, और ये आपका कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी जो अपने पास है, या फिर कोई आदमी इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है सर। तो आप देखिए इसके रिस्पेक्ट में हर समय क्या इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, कभी यहां, कभी कहां, कभी यहां, इस तरह से। तो आप अगर देखेंगे इसके रिस्पेक्ट में, है ना भाई, ये आपको क्या देते, इसका नाम क्या देते, बी, इसका नाम क्या बेटा, ए। तो क्या ए का पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में हर समय चेंज हो रहा है, कभी आगे, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं, मतलब उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो अगर इसका पोजीशन चेंज हो रहा है इस बी के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या कहलाता है बेटा, मोशन में। समझे बात आ रही, ये क्या कहलाता है अपने पास, मोशन में कहलाता है, ठीक है सर। तो अगर इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा टाइम के साथ, 10 बजे यहीं पर, 10:01 पे यहीं पर, 10:02 पे यहीं पर, 10:11 तब भी यहीं पर है। अगर टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज नहीं होता है, उसका टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं होता, तो वो क्या कहलाता है, रेस्ट में कहलाता है। अगर टाइम के साथ अपने पास पोजीशन चेंज हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, मोशन में। समझे बात आ रही है ऐसा। तो ये किस में है बेटा अपने पास, ये मोशन में है। इसी बंदे के रिस्पेक्ट में कोई तीसरा बंदा है जिसका नाम है सी, जिसका नाम क्या बेटा, सी है, और इसका जो कोऑर्डिनेट अपने पास है, कोऑर्डिनेट से हमें कोई मतलब नहीं, ये पॉइंट अपने पास सी ऐसा, ठीक है। ये आपका 10 बजे यहीं पर था, और 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक यहीं पर है। तो क्या इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा, तो ये कैसा कहलाएगा, ये बी के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। किसके रिस्पेक्ट में, ये बी के रिस्पेक्ट में कैसा अपने पास है, रेस्ट पे है। तो क्या सी इज इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ए, सॉरी बी, ऑब्जर्वर का नाम बी है ना, बी के रिस्पेक्ट में क्या है अपने पास, ये बेटा रेस्ट में। और यही ए इज इन मोशन, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ए, सॉरी बी के रिस्पेक्ट में जो अपने पास ए जो अपना है, वो बी के रिस्पेक्ट में क्या, मोशन में। तो इसका मतलब जब भी इसके पोजीशन वेक्टर या पोजीशन टाइम के साथ बदलते हैं, तो वो क्या कहलाता है बेटा अपने पास, मोशन में कहलाता है। अगर नहीं बदलता है, वही पड़ा हुआ बहुत देर से, पोजीशन चेंज हो ही नहीं रहा है, तो अपने पास कैसा कहलाता है, वो हमारा रेस्ट में कहलाता है। बात समझ में आ रही, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, राइट। ऐसा फिर से समझिए, ये आप ऑब्जर्वर है, ठीक है बेटा, ऐसा। तो आपके रिस्पेक्ट में क्या, ए आपका जो बेटा अपने पास मोशन में, और ये आपका कैसा बेटा, ये रेस्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। वही बात लिखा हुआ है, सी इज इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बी, और ए इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू बी। बात समझ में आ रही, ऐसा, ठीक है। अब एक बात समझिएगा कि अगर एक कार जा रहा है, सुनना ध्यान से, ये रोड है, ये रोड पे कार जा रहा है, सुनिएगा, बहुत अच्छा चीज है। ये आपका कार, अब कार कैसा भी छोड़, कार के पीछे ना पड़, कार तो लोग अपना अपना है, छोड़ दे, दिमाग खराब नहीं है, बस हम बना दे, सही है। ये कार है आपका, राइट। ऐसा, इस कार में 2 आदमी बैठा हुआ है, एक अपने पास है, एक लड़का बैठा हुआ पीछे, और एक अपने पास आगे ड्राइवर है। खैर सुनी, मजाक से हटके प्लीज। रोड पे गाड़ी चल रहा है, इतने अपने दुकान में बैठा हुआ है, ये आपका इधर रोड का किनारा है, आप खड़े हुए लल्ला, मतलब सॉरी, ऐसा आप इस तरह से खड़े हुए, या आप यहाँ पे कोई बंदा तीसरा बैठा हुआ, चलिए हंसी इधर ध्यान से देखिएगा। इसका नाम है बच्चे, क्या नाम है इसका, P, इसका Q, और इसका क्या नाम रख ले अपने पास, M। सुनिएगा ध्यान से, ये आगे की तरफ जा रहा है, माना कि 20 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है। बात समझ में आ रही है। देखो, हम Q को देखेंगे, हम Q को देखेंगे कहां से, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होगा तो उसके क्या, देखो ध्यान से, मैं Q को बोलूं, क्या Q रेस्ट में है विथ रिस्पेक्ट टू P। देखो, जब दोनों आदमी बस में बैठते हैं, आगे वाला दोनों को बैठते हैं, बस में बैठ गए, तो ऐसा होता है कि बस चलता है तो उसका चेयर भी उखड़ के आगे चला जाता है। ये दोनों तो हमेशा इन दोनों के बीच के जो ये दोनों आपस में हमेशा कैसे होते हैं, जितना पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में इसका है, जो दूरियां इन दोनों के बीच में हमेशा नहीं रहता। 2 चेयर के बीच की दूरियां हमेशा सही, ऐसे ही होता है ना कि बस चलता है तो चेयर में निकल के चलने लगता है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो सुनिए ध्यान से, मैं ये कहना चाह रहा हूं
कि आपसे मैं कह रहा हूं कि क्यू जो अपने पास है मोशन में है, किसके रिस्पेक्ट में? एम के रिस्पेक्ट में। क्योंकि देखो अभी आप देखोगे तो कार आपको यहां पे दिखेगा, जैसे आप 1 मिनट या 2 सेकंड 3 सेकंड होगा तो कार आपका आगे भाग जाएगा। कार जब आगे भाग जाएगा तो यहां देखिए कार अब यहां बनाते हैं, ध्यान से देखना, कार को थोड़ा सा आगे जाकर के बनाया, यही कार आपका यहां पहुंच गया। सुनिए समझिए, बढ़िया से समझिएगा इधर, राइट ऐसे 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। खैर ये कार आगे चला गया, ये आपके पास कार आगे चला गया, ठीक है, और ये आपका P है और ये Q है, सुनिए ध्यान से, और ये अपने पास M है। क्या आपने जब देखा तो Q यहां पर था, तो M के रिस्पेक्ट में Q यहां पे था। अब इसी M को क्या लगेगा, Q आगे चला गया, इसी M को क्या लगेगा, Q आगे चला गया। क्या बच्ची क्या कर रही है, यहां देखिए, इस M को क्या लगेगा, Q आगे चला गया। तो क्या Q का पोजीशन M के रिस्पेक्ट में चेंज हो गया क्या? बात समझ में आ रही? इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि Q इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू M। M के रिस्पेक्ट में क्या ये मोशन में है? और मैं कह सकता हूं कि Q जो अपने पास है M के रिस्पेक्ट मोशन में, क्या Q इज इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू P, ऐसा है क्या? P के रिस्पेक्ट में जो Q अपने पास है वो हमेशा कैसे रेस्ट में, कि इन दोनों के बीच की दुनिया बदल नहीं रही, मतलब पोजीशन उन दोनों के बीच में चेंज नहीं हो रहा, हमेशा उतनी ही पोजीशन पे खड़ा हुआ है। ऐसा नहीं बस चल रही है तो दोनों के बीच का पोजीशन भी बढ़ जाता है, ऐसा तो नहीं होता, बगल वाला बगल ही में रहता है। बात समझ में आ रही? ऐसा, ठीक है, ऐसा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो M अपने पास है बेटा, M के रिस्पेक्ट में जो Q अपने पास है वो हमारा मोशन में है। और यही Q अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बदल दूं, एक बार मैं इसको देखा कहां बैठ करके, रोड पे बैठ करके देखा, तो हमें कैसा दिखा, ये मोशन में। इसी Q को देखा अंदर बैठ करके, तो क्या आपको मोशन में दिखेगा? नहीं दिखेगा। मतलब एक बॉडी आपका रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है एक साथ, बस आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग होगा। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक जगह से बैठ करके देखेंगे तो एक ही जैसे दिखेगा, चाहे रेस्ट में दिखे चाहे मोशन में दिखे। बात समझ में आ रही? ऐसा, ठीक है। तो ये बंदा P के रिस्पेक्ट में कैसा बेटा, अपने पास रेस्ट में, और यही Q जो अपने पास है M के रिस्पेक्ट में कैसा बेटा, मोशन में। अब जैसे आपके पास ये हमारा, ये अपने पास ये मार्कर है, तुम्हें कैसा दिख रहा है? तुम्हारे से इस मार्कर से दूरियां हमेशा बराबर है, तुम में और मार्कर में दूरियां हमेशा बराबर है, मतलब इसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा। अगर चेंज करता था आगे आगे चलने लगता ना, ये अगर चेंज करता तो अभी तुम्हारे और इसके बीच में इतना दूरी, माना कि 1 मीटर की दूरी पर हमेशा 1 ही मीटर के बीच की दूरी है, इसका मतलब ये इसका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो मतलब ये रेस्ट में है। अब ये मूव करने लगता तो क्या आप और इसके बीच की दूरियां बढ़ते जा रही है? अगर दूरियां बढ़ते जा रही है इसका मतलब ये किस में आ रहा है बेटा, ये मोशन में, ठीक है। ऐसा, तो अगर इसके बारे में सोचे, ये आपके ऐसा रखा हुआ है, ठीक है सर, ठीक है, ऐसा अगर ये आपके मार्कर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, अगर मैं इसको यहां से बैठ करके क्लासरूम में बैठ करके देखूं तो क्या आपको ऐसा लगेगा कि ये मार्कर अपने पास रेस्ट में? अगर इसी मार्कर को चांद से बैठ के देखेंगे तो कैसा लगेगा? मूव कर रहा है, गोला धरती अपना मूव कर रहा है ना, ये गोला आपका, ये धरती जो अपने पास ये मूव कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है भाई साहब। तो इसी मार्कर को अगर चांद से बैठ के देखेंगे तो आपको कैसा लगेगा, ये मोशन में। बात समझ में आ रही? ठीक है साहब। इसी मार्कर को बाहर रोड पे से देखेगा, कार चलते हुए कार में से, या फिर खुद पैदल चल रहा है रोड पे, कोई रोड पे से इसी मार्कर को देखेगा वो कोई चलते हुए, तो क्या उसको कैसा लगेगा कि भाई साहब ये मोशन में है? उसकी और इसके बीच की दूरियां चेंज हो रही है, उसकी और उसके बीच की दूरियां चेंज हो रही है, मतलब डिस्टेंस बदलते जा रहा है, मतलब पोजीशन चेंज हो रहा है। तो उसके रिस्पेक्ट में ये कैसा बेटा, अपने पास ये मोशन में, और इस ये मेरे रिस्पेक्ट में कैसा बेटा, ये रेस्ट में। बात समझ में आ रही? तो आपको क्लियर होना चाहिए कि एक ही बॉडी आपका रेस्ट में हो सकता है और मोशन में हो सकता है, बस आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलिए। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में एक ही पोजीशन, एक ही स्टेट में होगा, चाहे रेस्ट चाहे मोशन, ठीक है। बात समझ में आ रही? तो ये चीज अपने पास होता है। हमने कह दिया कोई ऐसा बॉडी, दुनिया का कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मोशन में होगा। दुनिया के एक बॉडी ऐसा हो ही नहीं सकता। वो हो सकता है कि आपके रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में हो, पर दूसरे के रिस्पेक्ट में हो सकता है मोशन में। जैसे कार में 2 बंदा बैठा हुआ है तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसा अपने पास है, रेस्ट में। उन दोनों के बीच की दूरियां बदल रही है क्या? क्या पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। बट वही कार का बंदा बाहर से बैठ के देखेंगे तो हमें क्या लगेगा, मोशन में। बात समझ में आ रही? तो एक बॉडी आपका रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप कहां से बैठ के देख रहे हैं।
समझ में बात आ रही है? ऐसा लिफ्ट में दो बंदा बैठा हुआ है, खड़ा हुआ लिफ्ट में दो बंदा, दोनों बंदा अपने पास ऊपर की तरफ जा रहा है, हम नीचे से देखेंगे मुझे लगा दोनों मोशन में, क्योंकि मेरे रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज होते हुए जा रहा है, थर्ड फ्लोर सेकंड फ्लोर, ऐसा बात समझ में आ रही है? तो मेरे रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज हो रहा है भाई साहब, तो क्या वो मेरे रिस्पेक्ट में तो मोशन में, बट जो लिफ्ट में दोनों आपस में खड़े हुए हैं तो क्या उन दोनों आपस में, वो दोनों कैसे आपस में रेस्ट में, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे रेस्ट में, बात समझ में आ रही? ठीक है, तो ये कहलाता है रेस्ट और मोशन, राइट? ऐसा कोई भी दुनिया का बॉडी जो अपने पास है वो एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं हो सकता है और एब्सोल्यूट मोशन में नहीं हो सकता है, वो आपको नजरिया बदलना पड़ेगा, वो आपको दोनों दिखेगा, आपको रेस्ट भी दिख सकता है और मोशन भी दिख सकता है, ठीक है साहब? ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिखा है आपको, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, ओके, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको बता दिया, ठीक है सर? ठीक, अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है बेटा लिखेंगे, इसको आपने इसको बनाना है तो आप इसको ये वाला फिगर सिर्फ बना लीजिए, ये वाला फिगर आप अच्छे से